तो सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुगल कालीन जो उच्च अधिकारी होते थे उनसे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे, आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। मुगल काल से संबंधित सभी बिंदुओं पर आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। तो आज हम मुगल कालीन उच्च अधिकारियों की चर्चा कर रहे हैं। तो मुगल कालीन उच्च अधिकारियों में जो सबसे पहले आता है वो आता है वजीर। वजीर जिसको वकील भी कहा गया, कब कहा गया उसको हम बता रहे हैं। वजीर को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री होता था वो वजीर के नाम से जाना जाता था। इसका काम था सैनिक असैनिक मामलों में असीमित अधिकार। अब आप समझ लें कि जो प्रधानमंत्री होता था, जिसको उस समय वजीर कहा जाता था, वह सैनिक और असैनिक मामलों में असीमित अधिकार रखता था। सैनिक मामलों यानी सेना से संबंधित, असैनिक मामलों जो सेना से संबंधित नहीं होते हैं, उन सभी मामलों में वह असीमित अधिकार रखता था बिना कोई सीमा के। यह जो वजीर पद था, ये मुगल सम्राट बाबर और हुमायूं, बाबर का पुत्र जो हुमायूं था, उन दोनों के काल में इसको वजीर कहा गया। और यह सम्राट के बाद पावर रखने वाला सबसे उच्च अधिकारी होता था। तो वजीर नाम से बाबर और हुमायूं के बीच में जाना जाता था। और जब अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर बहुत कम उम्र का था और उसका संरक्षक था बैरम खां। तो बैरम खां इस पद पर जब आया, वजीर के पद पर, तो उसने अपने मतलब के लिए इसका उपयोग किया, यानी वह दुरुपयोग किया। जब दुरुपयोग किया तो अकबर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसने ऐसी व्यवस्था की कि वजीर पद से संबंधित कई और पदों का सृजन कर दिया। यानी उसी समय वजीर को वकील कहा गया और उसने क्या किया, इसकी शक्तियों को 3-4 लोगों में विभाजित कर दिया। किसने? अकबर ने। तो 3-4 लोग जो और थे, जब शक्तियों का विभाजन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है शक्ति कम हो जाएगी। तो उसने जो पद नया सृजित किया था, यानी वजीर के पद को क्या किया, दीवान, मीर बख्शी, मीर समा, सद्र उस सुदूर में विभाजित कर दिया। जब इसने विभाजित कर दिया तो पावर अब वजीर की नहीं रह गई। तो वजीर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी शक्ति कमजोर हो गई। तो अभी हमने बात की वजीर की, अब बात करते हैं दीवान की। दीवान वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल काल में जब अकबर का समय आता है तो अकबर ने बनाया दीवान, इसकी ताकत को कम करने के लिए। जब दीवान पद सृजित किया तो दीवान का जो कार्य था, वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। आप आज के समय में अगर देखें तो जो दीवानी मामले होते हैं, दीवानी और फौजदारी 2 मामले होते हैं। दीवानी मामलों में आखिर किन विषयों से संबंधित मुकदमे लड़े जाते हैं? यही होते तो हैं वित्त, राजस्व, विवाह आदि ऐसे मुकदमे तो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। अब आप समझ जाएंगे कि दीवान से बना दीवानी। तो दीवान जो पद था उसका कार्य था वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। वित्त एवं राजस्व से संबंधित जो भी कार्य होते थे वह कौन देखता था? दीवान। तो हमने अब तक चर्चा की वजीर की और दीवान की। दीवान के बाद आता है मीर बख्शी। मीर बख्शी का कार्य क्या था? मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कानून व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मीर बख्शी की थी। और दीवान का कार्य क्या था? वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ये दोनों जो पद होते थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, दीवान और मीर बख्शी। मीर बख्शी का कार्य क्या था? कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना। और यह क्या करता था? सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, जो सैनिकों का परिचय था, उनका लेखा जोखा, उनसे संबंधित जो भी जरूरी चीज़ें होती थी, उनका बायोडाटा रखना आदि सब जो व्यवस्थाएं होती थी, वह कार्य करता था मीर बख्शी। तो दीवान और मीर बख्शी। अब आते हैं मीर समा। मीर समा यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था। मीर समा क्या होता था? घरेलू मामलों का प्रधान होता था। अब आप समझे, घरेलू मामलों का प्रधान आप किसको बनाएंगे? जो आपका सबसे विश्वसनीय होगा, बहुत ही करीबी होगा। तो मीर समा जो पद था वो बादशाह अपने बहुत जो विश्वसनीय व्यक्ति होते थे उनको देता था। ये घरेलू मामलों का वो प्रधान होता था।
जो महल वगैरह होते थे, राजमहल वगैरह होते थे, उसके अंदर की जो भी व्यवस्था होती थी, चुस्त दुरुस्त रखना, उसको सही ढंग से मैनेजमेंट करना, ये कार्य था मीरे समा। किसका कार्य था? मीरे समा का। अब मीरे समा के बाद नंबर आता है सदर उस सुदूर की। सदर उस सुदूर क्या है? सदर उस सुदूर धार्मिक सलाहकार होता था। क्या होता था? धार्मिक सलाहकार होता था। जैसा कि हमने बताया, अकबर जब सत्ता संभालता है तो उस समय वह इसके ताकत को कम करने के लिए दीवान, मीर बख्शी, मीरे समा और सदर उस सुदूर पद सृजित करता है। तो सदर उस सुदूर क्या करता? धार्मिक सलाहकार था। धार्मिक मामला होता था, धर्म से संबंधित जो भी मामले होते थे वह सलाह देने का कार्य करता था सदर उस सुदूर। ये किसको सलाह देता था? सम्राट को। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि इस पद की अहमियत घटती चली गई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सम्राट अकबर जब जोधा से विवाह कर लेता है और उसके ऊपर जोधा का जब असर होने लगता है धीरे धीरे, तो वह धार्मिक मामलों में, खासकर अपने धर्म से जुड़े जो मामले होते थे उससे वह किनारा करने लगा। आप सोचिए, जजिया कर समाप्त कर देता है, वह दीन इलाही जैसे धर्म को प्रश्रय देता है, अपने दरबार में हिंदू धर्म, जैन धर्म आदि से संबंधित जो गुरु होते थे उनका सम्मान करता है। तो आप समझें कि धीरे धीरे सदर उस सुदूर की जो अहमियत थी घटती चली जाती है। तो सदर उस सुदूर का कार्य क्या था? सदर उस सुदूर का कार्य क्या था? धार्मिक सलाहकार। अब देखते हैं दीवाने तन। ये दीवाने तन क्या है? दीवाने तन सेना में वेतन बांटने का कार्य करता था। सेना में वेतन बांटने का कार्य कौन करता था? दीवाने तन। यहां आप देखेंगे जो मीर बख्शी था वो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो मीर बख्शी और दीवाने तन को पहले समझ लें। मीर बख्शी जब युद्ध होता था, युद्ध काल में वह सैनिकों का वेतन प्रभारी हो जाता था, यानी सैनिकों का जो वेतन दिया जाता था तब वह इंचार्ज कौन होता था? मीर बख्शी। लेकिन जब युद्ध काल समय ना हो, शांति का काल हो, तो उस समय दीवाने तन ही सैनिकों के वेतन का प्रबंधक होता था। सैनिकों को वेतन देने का कार्य किसके द्वारा संपर्क किया जाता था? दीवाने तन के द्वारा। तो सेना में वेतन बांटने का कार्य कौन करता था? दीवाने तन। तो आप समझ गए होंगे दीवाने तन और मीर बख्शी में क्या बेसिक अंतर था। अब आते हैं मीरे बहर। मीरे बहर कौन था? जल सेना का प्रधान था। जल सेना, हालांकि उस समय जल सेना बहुत ही सुसंगठित, सुव्यवस्थित नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं जब पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, अंग्रेज आते हैं, उस समय आप इतिहास जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि हमारे यहाँ जो नौसेना थी वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, नहीं तो ऐसी स्थिति ही ना पैदा होती। फिर भी जल सेना, जो नाम मात्र की कोई जल सेना रहती थी जो थोड़ी बहुत, उसका प्रधान होता था मीरे बहर। अब देखते हैं हरकारा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आयोग प्रश्न बना ही देता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आयोग प्रश्न के रूप में पूछ ही लेता है। अब जैसे आप देखिए हरकारा, मुसद्दी, बितक्ची, ऐसे शब्द हैं, इसको जरूर पूछ लेता है। तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखें और समझें और प्रश्न को हल करके आए, यानी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आए। तो हरकारा कौन था? हरकारा जासूस और संदेशवाहक होते थे। कौन? जासूस और संदेशवाहक, यानी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता था? हरकारा। संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता था? हरकारा। यह जासूसी का भी कार्य करता था, यानी इसके कार्य जासूसी और संदेश दोनों के थे। किसके? हरकारा के। अब आगे देखते हैं मुसद्दी। मुसद्दी कौन था? मुसद्दी बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। जाहिर सी बात है, जब यहां जल सेना है तो बंदरगाह भी होंगे, तो बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल कौन करता था? मुसद्दी। आपको नाम कैसा लग रहा है? मुसद्दी। मुसद्दी का कार्य क्या था? बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करना। अब आगे हम पहुंचते ही बितिक्ची। बितिक्ची क्या है? बितिक्ची का कार्य है दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने का कार्य करता था। यह पद सृजित किया अकबर ने। अपने शासनकाल के कुछ वर्षों बाद अकबर इस पद को सृजित करता है कि दरबार में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो खबर है, उसको लिखने का कार्य कोई करे। तो उसने एक पद सृजित किया, बितिक्ची। बितिक्ची का कार्य ही ऐसा था कि वह दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने का कार्य करता था। अब देखते हैं मीर ए बर्र। मीर ए बर्र, इसका कार्य क्या था? वन विभाग का प्रमुख था। जो वन विभाग होता था उसका जो हेड होता था, प्रमुख होता था, वो क्या कहलाता था? मीर ए बर्र। अब आप समझिए,
जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी समय आप पट्टी को भी ध्यान से देखते चलें। इससे संबंधित और भी तथ्य जो यहाँ नहीं दिए गए हैं वो पट्टी पे चल रहे हैं। आप जब दोनों को मिला के पढ़ लेंगे ना तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप हल कर लेंगे। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हल करने का मैंने जो तरीका खोजा है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।